नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साथियों महाजनपद काल का तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। आप उसको विजिट करके या फिर हमारे चैनल पर जाके आप या फिर आई बटन दबा के उसको देख सकते हैं। तो साथियों, आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में आगे डिटेल से। तो साथियों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ये जो पार्ट होने वाला है बेसिकली हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से रिलेटेड है। आरपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम निकल रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने कई वंशों को पढ़ा था, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। देखिए, नंद वंश की शुरुआत करते हैं हम, लेकिन नंद वंश से पहले हम एक चीज़ और समझेंगे, वो है सिकंदर। सिकंदर के बारे में समझते हैं, क्योंकि नंद वंश और मौर्य वंश इन दोनों के बीच के काल में हमारे आता है सिकंदर। सिकंदर अगर बीच में आता है तभी जाके मतलब मौर्य वंश स्टार्ट होता है। देखिए, अब समझते हैं सिकंदर को। देखिए साथियों, सिकंदर अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा राजा था जो कि 33 वर्ष की उम्र में, यानी कि इतनी कम वर्ष की उम्र में उसने पूरे विश्व को जीतने की मंशा की थी। हालांकि उसका यह सफ़र भी पूरा रहा था, लेकिन बस कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे कि वह भारत के अंदर एंटर कर चुका था। एंटर करने के बाद दोस्तों पंजाब के राजा ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और ये अम्बी जो कि राजा था तक्षशिला का, उसने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। बात करें, सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते आ रही थी और वो बहुत थक चुकी थी, बहुत टूट चुकी थी, और वह ब्यास नदी को पार करने से मना कर रही थी। इसलिए उस सिकंदर की सेना और सिकंदर सहित वह वापस लौट गए। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं सिकंदर को पूरी डिटेल से। देखिए सिकंदर, देखिए पहले ये समझिए, सिकंदर जो था वह भारत के लिए अभियान चलाता है, यानी भारत की ओर आता है 326 बीसी में। 326 बीसी में कहाँ आता है? वह भारत की ओर प्रवेश करता है, भारत के अंदर। बात करें 326 में भारत आता है, उस टाइम पे जैसे कि सपोज करिए मैं एक मैप के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको एक मैप के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा भारत है अपना, यहाँ पर मान लीजिए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्र अपना ही था पहले। ठीक है, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे। यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार से। ठीक है साथियों, अब देखिए सिकंदर की सेना इस क्षेत्र से आ रही है। वह इराक, ईरान, बेबीलोन होते हुए पूरे अफगानिस्तान होते हुए वह पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है, यानी कि आधुनिक पाकिस्तान में। और इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र का नाम क्या था? तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। तक्षशिला में वह एंटर कर जाती है, और तक्षशिला का जो राजा था उस टाइम पे था अम्बी। राजा का नाम क्या था दोस्तों? राजा का नाम था अम्बी। देखिए, वह राजा अम्बी जो कि तक्षशिला का राजा था, किसका राजा था? तक्षशिला का राजा था। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली, यानी कि सिकंदर के सामने उसने समर्पण कर दिया। ठीक है, अब देखिए यह और अंदर आता है। ठीक है, अंदर आते 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 पंजाब वाले क्षेत्र में, इतना बड़ा था पहले पंजाब, बहुत बड़ा था, पंजाब वाले क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, पंजाब में था राजा पोरस। क्या नाम था? राजा का नाम था पोरस। ठीक है साथियों, राजा का नाम था पोरस। उस टाइम पे जो राजा था पोरस, पंजाब का राजा था। अब पंजाब का राजा था पोरस, उसने क्या किया साथियों? उसने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी। उसने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहेंगे, हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अब सिकंदर ने कहा था कि आप हमारी अधीनता प्यार से स्वीकार कर लिए या फिर हमारे साथ युद्ध लड़िए। अब उसने इस अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो पंजाब के राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध होता है। उसे हम झेलम का युद्ध कहते हैं, या फिर वितस्ता का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं हम? झेलम का युद्ध, या फिर हम बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध। अब देखिए, झेलम का तो समझ में आया, क्योंकि वहां पे झेलम नदी आती है। ये देखिए इस प्रकार से झेलम नदी ऐसे करके निकलती है पंजाब से होते हुए, इसलिए पंजाब इस वाले क्षेत्र में लड़ाई हुई थी, तो इसे बोलते हैं झेलम का युद्ध। वितस्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। ठीक है साथियों, प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता नाम था झेलम का। देखिए, अब वितस्ता का युद्ध होता है पंजाब के राजा पोरस के साथ और सिकंदर के साथ दोस्तों युद्ध होता है। ये जो युद्ध होता है
ये जो वितस्ता का युद्ध होता है ये 326 बीसी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ? पोरस के बीच, पोरस वर्सेस सिकंदर। देखिए बहुत लंबे समय के बाद, यानी कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ कि पंजाब का राजा पोरस हार गया। उसको तो हारना ही था, क्यों? क्योंकि ये सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी और इतनी बड़ी थी कि वह जीतते हुए आ रहे थे। पूरे संसार को जीतने का उनकी मंशा थी और वह सपना पूरा करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। देखिए जो सिकंदर के साथ पुरस का युद्ध हुआ तो पुरस की बुरी तरह से हार हुई, लेकिन जो सिकंदर था दोस्तों वह वीरों का बहुत सम्मान करता था। इसलिए सिकंदर ने क्या किया कि पंजाब के राजा पोरस की, यानी कि पंजाब की जो जमीन थी, यानी जहाँ का उसका शासन था, उसको वापस सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वह वीरों का बहुत सम्मान करता था। इसलिए उसने उसका संघर्ष देखते हुए कि वह छोटा राज्य है, वह लड़ने के लिए आ रहा है मेरे से, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेना थी फिर भी वह लड़ने के लिए आ रहा है, तो सिकंदर ने उसका सम्मान रखा, उसको वापस दिया अपना राज्य और वह आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा था। लेकिन बीच में एक नदी और आती है यहाँ पे, जिसका नाम क्या था दोस्तों? इस नदी का नाम था व्यास। क्या नदी था? व्यास नदी नाम था। ठीक है साथियों, व्यास नदी जब देखिए सिकंदर की सेना इतने राज्यों को जीतते हुए आ रही थी, इतने राज्यों को जीतते आ रही थी, तो वो थकेगी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सेना। इसलिए व्यास नदी तक आते आते वहाँ तक उसकी सेना ने आना बना कर दिया कि भाई हम आगे नहीं जाएंगे राजा जी, आप वापस चलिए। ठीक, उसकी सेना का मतलब सुन के मतलब सिकंदर भी वापस चल दिया। ठीक है साथियों, सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, इसलिए वह वापस चल दिए। ठीक है, देखिए सिकंदर जो जा रहा था वह इराक की साइड में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? इराक। इराक के बेबीलोन में। कहाँ पे? इराक के बेबीलोन में। इराक के बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और देखिए जो भी उसने क्षेत्र जीते थे, जैसे कि इतना बड़ा राज्य होगा, ये छोटा राज्य तो इसका हो गया, तक्षशिला का राज्य हो गया, इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, बहुत सारे राज्य उसने छोड़े थे। तो देखिए जो इस वाले क्षेत्र को, यानी कि ये पंजाब वाले, पाकिस्तान वाले और कुछ अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को आधुनिक, उसको क्या किया उसने? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जो कि इसका क्या था दोस्तों? सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसने जो भी जमीन जीती थी अपनी, ये पंजाब वाली, सॉरी ये पाकिस्तान वाली और अफगानिस्तान वाली जो भी जमीनें जीती थी, मतलब तो क्या किया था उसने? सेल्यूकस निकेटर को अपनी सारी जमीनें दे दी और वह वापस चल दिया। ठीक है साथियों, तब जाते जाते इराक में उसकी मृत्यु हो गई। ये था सिकंदर। अब देखिए सिकंदर के बायोडाटा के बारे में जानते हैं कि उसके पिता का नाम क्या था और वो उसकी माता का नाम क्या था। साथियों समझते हैं सिकंदर के बारे में। देखिए सिकंदर का जन्म कब होता है साथियों? देखिए सिकंदर का जो जन्म होता है वो 356 बीसी में होता है। कब होता है? 356 बीसी में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पिता का नाम क्या था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। बात करें सिकंदर की माता का नाम, सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया। सिकंदर की माता का नाम क्या था साथियों? ओलंपिया। सिकंदर की माता महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वह पहली महिला थी, यानी कि उनके परिवार में वह पहली महिला थी, यानी तीसरी चौथी पत्नी थी सिकंदर के पिता की, वह तीसरी या चौथी पत्नी थी उनकी। वह इतनी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि उन्होंने पहली बार पूरे परिवार में एक बच्चे को जन्म दिया था, लड़के को जन्म दिया था। ठीक है, उससे पहले लड़कियां थी। देखिए साथियों ये जो इनका जन्म स्थान कौन सा है? स्थान यानी कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे साथियों मकदूनिया के। मकदूनिया। ठीक है साथियों, ये मकदूनिया के थे। बात करें इनके सेनापति की, सेनापति का नाम था, मैंने बताया, सेल्यूकस निकेटर। और बात करें जल सेनापति की, जल सेनापति जो समुद्री सेनापति होगा साथियों वो था निर्याकस। ठीक है साथियों, वो कौन सा था? निर्याकस था। बात करें भारत कब आया वो? सिकंदर का भारत में आगमन कब हुआ साथियों? सिकंदर का भारत में आगमन, भारत में आगमन हुआ 326 बीसी में। ठीक है, बात करते हैं, देखिए सिकंदर की अब मृत्यु कब होती है? सिकंदर की मृत्यु होती है 323 बीसी में, जो कि 33 वर्ष की उम्र में। कब? 33 वर्ष की उम्र में। यह बहुत कम वर्ष में ही राजा बन चुका था पूरे विश्व का। ठीक है साथियों, और जब मृत्यु होती है ये कहाँ होती है? इराक में मृत्यु होती है इसकी। इराक में कौन सी जगह? बेबीलोन। बेबीलोन। देखिए साथियों
एक बार दोबारा समझ लेते हैं सिकंदर का बायोडाटा। सिकंदर का जो जन्म होता है 356 बीसी में होता है। इनके पिता का नाम था फिलिप, इनकी माता का नाम था ओलंपिया। बात करें स्थान था मकदूनिया, सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटस, जल सेनापति था निर्याकस। बात करें भारत में आगमन कब हुआ, 326 बीसी में हुआ। मृत्यु कब हुई, 323 बीसी में, 33 वर्ष की उम्र में, इराक में और बेबीलोन के स्थान पे। ठीक है साथियों, ये था सिकंदर। अब समझते हैं मौर्य वंश को। मौर्य वंश स्टार्ट होगा अब आगे। देखिए साथियों, मौर्य वंश से पहले हम समझ लेते हैं नंद वंश को, क्योंकि नंद वंश का एक छोटा टॉपिक रह गया है। जैसे कि देखिए नंद वंश के संस्थापक कौन थे। नंद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था महापदम नंद। महापदम नंद। देखिए ये कौन हो गए, नंद वंश के संस्थापक। बात करें बीच में कुछ राजा हुए, वह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतिम राजा को देखिए, जो अंतिम राजा थे, अंतिम राजा इंपॉर्टेंट है साथियों, और स्टार्टिंग यानी कि जिनके संस्थापक थे। अंतिम राजा का नाम था धनानंद। अंतिम राजा का नाम क्या था, धनानंद। ठीक है साथियों, ये हो गए अंतिम राजा। ठीक है, अब एक कहानी सुनिए, छोटी सी कहानी है। देखिए धनानंद जो थे वह बहुत ही क्रूर या फिर कहा जाए बहुत ही बेकार राजा थे, एक तरह से कहा जाए तो। देखिए उन्होंने जब चाणक्य जो थे वह इन्हीं के दरबार में थे। चाणक्य, जिनको आप कौटिल्य भी कहते हैं, जिनको आप विष्णुगुप्त की कहते हैं, विष्णुगुप्त। ठीक है साथियों, चाणक्य या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये इन्हीं के ही नाम है। देखिए यह जो थे वह इन्हीं के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, धनानंद के ही दरबार में। कौन थे, चाणक्य। वह एक तरह से कहा जाए बहुत विशेष पद पर थे। इन्होंने जब बता दिया कि भाई सिकंदर आ रहा है, सिकंदर पंजाब तक पहुंच चुका है और वह आगे की ओर बढ़ रहा है, मगध में आ जाएगा, क्योंकि मगध पे शासन किसका था, धनानंद का था। मगध में जब धनानंद यानी कि कहा जाए पूरा पावर था, मगध पूरा पावर स्टेशन था एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जब मगध पे कंट्रोल हो गया तो पूरे भारत पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है साथ ही मगध उस टाइम पे बहुत ही शक्तिशाली था। क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था मगध उस टाइम पे। देखिए अब मगध पे शासन था धनानंद का। धनानंद के सलाहकार कौन थे, चाणक्य यानी कौटिल्य। इन्होंने बोल दिया कि चाणक्य आ रहा है, आप तैयारी कर लीजिए लड़ाई की। इन्होंने मना कर दिया धनानंद ने। इनको घमंड था कि मैं मगध का राजा हूँ, मगध पे बहुत बड़ा कंट्रोल है, मगध से कौन टकराएगा। ठीक है साथियों, इनको ये घमंड था। लेकिन चाणक्य तो सब कुछ जानते थे, मतलब वे आगे की सोच रखते थे, वे आगे क्या होने वाला है वह जांच लेते थे, भांप लेते थे। ठीक है, उन्होंने यह कह दिया कि तुम तैयारी कर लो लड़ाई की। लेकिन उन्होंने उनका धिक्कार कर दिया, उनको मना कर दिया, उनकी बेइज्जती करके उन्होंने लज्जित कर दिया उनको पूरे सभा के आगे। अब चाणक्य ने क्या किया साथियों, जब उनकी बेइज्जती हो गई, एक तरह से वे लज्जित हो गए, तो उन्होंने मन में ठान ली कि मैं इनको खत्म करके रहूंगा, नंदवंश को समाप्त करके रहूंगा। तो उन्होंने साथियों चंद्रगुप्त को ढूंढा। चंद्रगुप्त उस टाइम पे छोटे थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई चंद्रगुप्त को, पूरी अच्छी तरीके से शिक्षा दी, ज्ञान दीक्षा सब कुछ तरीके से शिक्षा दिखाई। ठीक है, शिक्षा कहाँ दिलाई उन्होंने, उनको शिक्षित किया तक्षशिला में। कहाँ पे, तक्षशिला, तक्षशिला में उन्होंने शिक्षित किया। ठीक है साथियों, तक्षशिला में किसको शिक्षित किया उन्होंने, चंद्रगुप्त को। ठीक है, उस टाइम पे कौन आ चुका था, सिकंदर। सिकंदर की सेना ने बस व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, उन्होंने वापस चले गए। नहीं तो सिकंदर मगध की ओर आता और बहुत बड़ी क्रांति होती, बहुत बड़ा युद्ध होता उस टाइम पे, क्योंकि मगध भी शक्तिशाली था और सिकंदर भी शक्तिशाली था। ठीक है साथियों, इस तरह से विष्णुगुप्त ने यानी कि कौटिल्य ने कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को खत्म करूंगा, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दिलाई, और ट्रेनिंग जब उनकी पूरी हुई तो वह भारत की ओर आए, धनानंद को चुनौती दी और उनकी सेना के साथ युद्ध लड़ा। सेना के साथ युद्ध हुआ, उनके साथ युद्ध हुआ, तो उनकी सेना हार चुकी थी और कौन जीत गया था, चंद्रगुप्त। तो इस तरह से मौर्य वंश आया। तो ये था नंद वंश। तो अब समझते हैं मौर्य वंश को। ठीक है साथियों, अब समझते हैं मौर्य वंश को। मौर्य वंश को समझने से पहले मौर्य वंश के संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय के बारे में कुछ झलक पा लेते हैं। देखिए जीवन परिचय, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है, जन्म कहाँ होता है, वो होता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। वर्तमान में क्या होगा साथियों, पटना। बात करें मृत्यु की, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, वो होती है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला आता है कर्नाटक में।
जन्म होता है पाटलिपुत्र में, मृत्यु होती है श्रवण बेलगोला में। उनका जो धर्म था, धर्म कौन सा था साथियों? धर्म था उनका जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी थी, उनका नाम था, एक का नाम था हेलना और एक का नाम था दुर्धरा, दुर्धरा। पुत्र का नाम था बिंदुसार, पुत्र का नाम हो गया बिंदुसार। अब बात करते हैं पौत्र की। पौत्र, पौत्र था उनके अशोक और सुशीम, अशोक और सुशीम उनके पौत्र थे। ठीक है, पुत्र हो गए बिंदुसार, पौत्र हो गए अशोक और सुशीम। देखिए साथियों, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बिंदुसार। कौन बनेगा उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी बनेगा बिंदुसार। बात करें उनका जो सलाहकार था, सलाहकार कौन था साथियों? वो तो आप सभी को ही पता है, चाणक्य। आप सभी को ही पता है साथियों, चाणक्य। एक बार और झलक देख लेते हैं। जन्म कब कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में, वर्तमान में कहाँ आता है? पटना। मृत्यु होती है श्रवण बेलगोला में। धर्म कौन सा था? जैन धर्म। पत्नी थी हेलना और दुर्धरा। पुत्र का नाम था बिंदुसार और पौत्र का नाम था अशोक और सुशीम। बात करें उनका जो उत्तराधिकारी बनेगा बिंदुसार बनेगा और सलाहकार कौन था? चाणक्य था। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका और आप कुछ भी मतलब समझ सकते हैं इसमें। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब समझते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य था और जो सेल्यूकस निकेटर था, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। इसको समझते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस के बीच। ठीक है साथियों, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कब होता है? 305 बीसी में युद्ध होता है दोनों के मध्य। देखिए, जब युद्ध होगा तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। ये युद्ध चला और अंत में आपको पता है विजय किसकी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की ही विजय हुई। किसकी विजय हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब देखिए, इसके तहत संधि करी गई। संधि कौन कौन सी हुई थी साथियों? इन्होंने यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी 4 जमीनें, जैसे कि काबुल, कांधार, हेरात और मकराना, ये 4 क्षेत्र, काबुल, कांधार, हेरात और मकराना, ये 4 क्षेत्र किसको दे दिए? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है, और साथ में अपनी बेटी क्या नाम था उसका? हेलना। अपनी बेटी हेलना की क्या करा दी? शादी। किसके साथ करा दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी हेलना की शादी करा दी। काबुल, कांधार, हेरात और मकराना 4 क्षेत्र दे दिए। बदले में अब ये कौन हो गया? इनका दामाद हो गया। अब इन्होंने क्या किया? अपनी इज्जत रखने के लिए 500 हाथी दिए। 500 हाथी दिए। किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए बदले में। ठीक है साथियों, एक बात दोबारा समझिए कि जब युद्ध होता है 305 बीसी में तो सिकंदर की विजय होती है, तब एक संधि करी जाती है। क्या करी जाती है? ये थी संधि। काबुल, कांधार, हेरात और मकराना की 4 क्षेत्र दिए चंद्रगुप्त मौर्य को और अपनी बेटी की हेलना की शादी करा दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए। एक बात और साथियों, ये जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश को इतिहासकारों ने भारत का पहला वंश बताया है। क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ा वंश हुआ और भारत के मतलब राजाओं ने राज किया, जैसे कि ब्रिटिशों ने नहीं किया, भारतीय थे। ठीक है, उन्होंने ही राज किया बहुत बड़े स्तर पे। तो इसलिए इतिहासकारों द्वारा यह पहला वंश माना जाता है, बहुत बड़ा वंश। ठीक है साथियों, ये भारत का पहला वंश था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आया उसको कमेंट करके या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल को और आगे, यानी कि मौर्य वंश को और आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है साथियों, मौर्य वंश का भी बहुत बड़ा पार्ट रह गया है, उसको हम समझेंगे, जैसे कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और वहाँ के लोग क्या करते थे, कैसे क्या जीवन निर्वाह करते थे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।